अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समर, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। शो के आगाज़ में सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि हमें क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबरें मिली कि एशिया कप में, अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी है। और ये इतनी अच्छी खबर है, ये इतनी पॉजिटिव खबर है क्योंकि इस खबर से अब मुझे ये गुमा हो रहा है कि वी आर इन सेफ हैंड्स, कि हमारी आने वाली जो क्रिकेट टीम है वो बेहतरीन टीम है। क्योंकि अभी अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो जिस तरीके से उन्होंने मैदान में खेला है, उनकी टेक्निक्स वो सुपर, वो चीज़ें जो आप एक उम्र के साथ सीखते हैं। हमारी अंडर 19 की जो टीम है उसने, ऐसा लगता है कि अभी से जो उनके कोचेज़ हैं उनको इतना अच्छा तैयार कर रहे हैं कि उनको पता है कि हमने किस टेक्निक के साथ हमने मैदान में उतरना है और हमारा क्या अटैक होना चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और अल्लाह करे जी कि आगे भी हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है वो फतूहात ऐसे ही समेटे। हमारी लड़कियां दे आर ऑलरेडी डूइंग वेल, अंडर 19 भी अच्छा कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मौजूद है हमारी दूसरी टीम, वो भी अल्लाह करे अच्छा करे। अभी तो टेंशन ये भी है कि जिब्रार जो कि ही वाज़न्ट फिजिकली फिट, उनको वहाँ पे लेके जाया गया है। तो अब यहाँ पे भी देखना है कि भाई आप क्यों ऐसे प्लेयर्स को लेके गए हैं जो कि फिजिकली फिट नहीं थे। खैर जी, शो का आगाज़ करते हैं। और शो के आगाज़ में सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी फ़लस्तीनी फैमिली से जो कि पाकिस्तान में मुक़ीम है। आजकल अपनी ख़बरों में देख रहे हैं, बाबा फ़लस्तीन के हवाले से बात भी करें, जो वहाँ से फुटेजेस आ रही हैं और जो वहाँ पर सूरत हाल है। हर कोई हर वक्त फ़लस्तीन के लिए दुआ कर रहा है, और स्पेशली फ़लस्तीन के बच्चों के लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीन एक बहुत बड़ा, और स्पेसिफिकली अगर मैं गाज़ा की बात करूँ तो जो इसराइली बर्बरियत वहाँ पर जारी है, उसकी वजह से गाज़ा इस वक्त बच्चों का बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन गया हुआ है। मैं इस वक्त भी जब आपसे बात करी तो पता नहीं कितनी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को रो रही होंगी, और कितने बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे होंगे। सो अल्लाह पाक फ़लस्तीन को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस दुआ के साथ हमारे साथ एक फ़ैमिली है यहाँ पर जी पाकिस्तान में, जो कि कराची में रहती है, फ़लस्तीनी फ़ैमिली है, और ये एक ऑनलाइन बिज़नेस करी है। और ये ऑनलाइन बिज़नेस जो है ये है स्वीट्स का बिज़नेस, यानी कि मिठाइयों का बिज़नेस करती है, जो वहाँ के डिज़र्ट्स है उसका बिज़नेस करती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनको अपने शो में दावत दें और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी करें, उनसे पूछें कि अच्छा वो पाकिस्तान कैसे आए और अभी तक उनको पाकिस्तान कैसा लग रहा है। सो वी हैव विद अस, हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीन स्वीट्स के फाउंडर ईमान अलहाज अली। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम टू सुबह का समा। और हमारे साथ मौजूद हैं को फाउंडर इसरा जलील। इसरा, आई वेलकम यू टू ऑन सुबह का समा। सो सबसे पहले तो आई वुड वांट टू आस्क यू, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन कराची एंड व्हाट मेड यू कम टू पाकिस्तान? Actually, we moved to Karachi around the 31st of July 2022, so it just had been a bit over a year. Because of my husband's job, I'm married to a Pakistani, and his job brought us here. We have traveled a bit around the world, and now our destination is Karachi. That's perfect. And how did you start this business? How did you start the business? Well, I have always worked throughout my life. I've always had a career. I used to teach in the university, and I've always been busy. So after we moved here, I was thinking of starting doing something to keep myself busy, to have something in common with my daughters. My other daughter, Layla, is part of the team, but she couldn't make it today. And the fact that Pakistanis love Palestinians, and they know little about the culture and the food. So I thought, why not introduce our Palestinian most popular desserts to the Pakistanis in Karachi. Perfect जी, ये तकरीबन आज देखा जाए तो ये 1.5 साल से ये पाकिस्तान में मुकीम है, क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, और उसके बाद जब ये पाकिस्तान आई, से पहले मलेशिया में रहती थी। तो जब ये पाकिस्तान आई तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना कुछ ऐसे किया जाए कि जो पाकिस्तानी लोग फ़लस्तीनियों से मोहब्बत तो बहुत करते हैं, तो क्यों ना फ़लस्तीन का जो टेस्ट है, जो वहाँ के डिज़र्ट्स का टेस्ट है, वो पाकिस्तानी लोगों में इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया जाए। और इसलिए इनका एक जो फूड बिज़नेस है, दैट्स पैलेस्टाइन स्वीट्स के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, तो आप उसको जाके इसको लाइक भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट्स द स्पेशलिटी ऑफ पैलेस्टीनियन फूड, एंड डिड यू फाइंड एनी सिमिलरिटी बिटवीन पाकिस्तानी फूड एंड पैलेस्टीनी cuisine? Well, the similarity is that we both love food. But the cuisines, I mean, we have rice dishes. Rice dishes are popular here.
We love desserts with sugar syrup. Also, Pakistanis like those kind of desserts. But I would say that the flavor is very different with the savories and the sweets as well between Palestinian and Pakistani. Because you add less spices. That's right. And We do more into spices, but we don't make it chili. We don't make it hot. But we do use a lot of spices, so it's very flavorful, our dishes, but they're not hot spicy. हाँ, जितने हम वाकई मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इतने मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं किए जाते। कैसा एक्सपीरियंस आपका जा रहा है? क्योंकि जी हमारे साथ जो इसरा है, इसरा को उर्दू बोलनी आती है, तो मैंने सोचा इसरा कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है पाकिस्तान में आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अलग एक्सपीरियंस है। मेरी उर्दू इतने साफ़ नहीं है तो थोड़ी बट बहुत प्यारी उर्दू है, हम शौक से सुनेंगे। बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, सारे लोग बहुत अच्छे हैं हमारे साथ और हम सॉरी माय उर्दू इज़ रियली बैड। इट्स परफेक्ट, हाँ बिल्कुल आराम से सुन रहे हैं। हाँ लेकिन सब लोग बहुत हमारे ख्याल रखते हैं और हमारे बिज़नेस को बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार देते हैं हमें, तो एक अच्छा सा बन गए हमारे लिए कराची, तो थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, do you still have family in Palestine? I do. I have my actually relatives from both sides of my parents in the West Bank, city of Nablus and Bir Zayt and Ramallah. I have lots of cousins. Most of my cousins are there. My mamus, khalas, yes. But no one is living in Gaza? No, we have friends in Gaza, and we have my nieces and in-laws as well living in Gaza, so we're constantly in touch with them. So the West Bank is safe, is secure? It's not really safe or secure because we have our own issues with the Israeli army and the Israeli settlers as well on daily basis. I mean, the Israeli army is invading different cities in the West Bank. They arrest people every day, whether children, it must be very women. Disturbing for you since you have, it is. Though your family is not in Gaza, yes. but they live in West yes, Bank. Absolutely. I would really want to know your stance on the pictures and the videos that are coming from Palestine, because we all are sad because of it. We all are devastated. We all disturbed. It is very sad and devastating, and it is very painful that we to see the whole world just watching this genocide, the ethnic cleansing happening in Gaza. I mean, there is no other description for it except for ethnic cleansing, and it's a genocide by all means. And the world is just watching, and we as individuals, there isn't much that we can do. I mean, we're praying, we're trying to push the governments to stop the war on Gaza. There are a lot of times where we have to ask our mom to take a break from social media or the news because it really impacts her mood a lot, and all of us in the house. The overall mohal of the house is very down and depressed most of the time, and so we have to really step back from that. It's very devastating. जैसे बहुत अच्छी बात की अभी ईमान ने बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया। इट्स जेनोसाइड, पूरी दुनिया ये होते हुए देख रही है, और इन्होंने एक जो सही वर्ड इस्तेमाल किया वो है एथनिक क्लेंजिंग। जो वो कर रहे हैं, वो जिस तरीके से मार रहे हैं, और जैसे मैंने कहा ना कि उन्होंने तो आने वाली नस्लें ख़त्म कर दी, जिस तरीके से वो बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। वहाँ के कब्रिस्तानों में जगह नहीं बच्चों को दफनाने के लिए, और ऑफ कोर्स इनकी फैमिली वहाँ पे गाज़ा में तो नहीं रहती, लेकिन वो जहाँ पे वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन में रहती है, तो वहाँ पर भी फ़लस्तीनी, वहाँ पर भी इसराइली फ़ौजी तो वहाँ पे मौजूद तो है ही, जिस तरीके से उनको तंग करी। लेकिन अभी जो मेन टारगेट जिस तरीके से वो गाज़ा से उनको निकाल रही है, और फिर अभी जैसे हम इसरा भी बता रही हैं कि इनको बताना पड़ता है अपनी मदर को कि प्लीज़ आप थोड़ी सी सोशल मीडिया से ब्रेक लें। हम सोचें, हम सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे होते हैं और हमसे पिक्चर्स नहीं देखी जा रही होती हैं, और कभी कभी मैं बंद कर देती हूँ, बिकॉज बीइंग अ मदर मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ जब मैं अपने बच्चे की उम्र के किसी बच्चे को बिल्कुल साकित देखूँ, मैं इसको खून में लुथड़ा हुआ देखूँ। अभी पिछले दिनों हमारे सामने एक देयर वाज अ वीडियो सर्कुलेटिंग पिछले दिनों, जिसमें एक खातून ने अपने बच्चे की डेड बॉडी अपनी सीने से चिपकाई हुई थी, और उसने कहा कि मैंने इसको कंसीव करने के लिए 158 इंजेक्शंस लिए हैं। वो बहुत मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। उसके बाद कल एक और मैं देख रही थी, उसमें एक औरत को उसका बच्चा नहीं देखने दिया जा रहा था क्योंकि द किड वाज इनटू पीसेस। वो बहुत मुश्किल था। सो ये कितना मतलब आपको, आई एम श्योर कि इनके लिए तो वो है ही, बिकॉज उनके तो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं वहाँ पर, कितना वो आप लोगों को वो इफ़ेक्ट करता है। और आप जो दुनिया का जो हम देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो जितनी खामोश बैठी है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे इसरा? बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। आई थिंक कि स्पेशली ये हमारा उम्मा है, ये लोग भी हमारे लोग हैं, तो अगर हमें दर्द नहीं हो तो किसको होगा, और इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जब हम
कुछ चीज़ नहीं कर सकते उनकी मदद के लिए, बस देख सकते हैं। तो इसलिए हम इतने बॉयकॉट करते हैं और इतने बात करते हैं इस बारे में, ताकि हम कुछ तो करें, वरना सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं और बस देखते रहे। It's very upsetting. It is very upsetting indeed. Thank you so much, Isra, and thank you so much, Iman, for coming to my show. And they've brought the dessert. By the way, what's the name of the dessert? This is basbousa. This is basbousa. This is one of the main items in our menu. Yes, so I thought kunafa is very popular already, so we thought that we would like to introduce basbousa to the people of Karachi. I mean, it's in the menu and a lot of people order it, but it's less known than kunafa. Okay, I would really want to try it with my black coffee. ठीक है, मैं इसको ट्राई करती हूँ और क्योंकि हमारे पास आई हैं और हम चाहते हैं कि जी ठीक, हमने मसला फ़लस्तीन के वाले से बात तो की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं ज़रूर, मैं जहाँ पे कह रही होती हूँ, कल जो ज़ारा के स्पेसिफिकली इतना इंटरनेशनल बड़ा ब्रांड है, उसकी आपने जो कैंपेन देखी है, तो जहाँ पे वहाँ पे उसका बॉयकॉट होना चाहिए। हमें उन चीज़ों को भी सपोर्ट करना चाहिए जो कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो तो इस वक्त तमाशा देखने में मसरूफ़ है। और जैसे माँ ने बड़ी बात की कि इट्स एथनिक क्लेंजिंग। खैर जी, इट्स basbousa एंड दिस इज It's a suji coconut cake like dessert. ओह माय गॉड जी, लाहौर में जो लाहौरी मुझे देख रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत मशहूर बेकरी है, वहाँ पे ना कोकोनट कुकी मिलती है। तो ये नॉट एग्जैक्टली वैसे, क्योंकि वो बहुत मीठी होती है, लेकिन जो इसमें स्वीटनेस है वो बहुत अच्छी है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड यू केम टू। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इसरा और ईमान मौजूद थी। और मैं basbousa की जो एक और जो है, क्योंकि मेरे मुंह अपना मीठा इसलिए करना है क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा प्ले किया है, बहुत ज़बरदस्त खेला जी। मैं चाहूँगी कि हाफिज़ इमरान साहब भी अब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान एंड वेलकम टू सुबह का सबा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हाफिज़, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ये तो लड़कों ने हमारे कमाल कर दिए। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि हमारे लड़के अच्छे खेलेंगे, लेकिन इतनी अच्छी टेक्निक से खेलेंगे, वो भी इतने कम उम्र के लड़के हैं। मैं तो बड़ी खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि हमारा फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बहुत खुश आइंद है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने लंबी बैटिंग की और अच्छे अंदाज में उस हदफ के ताक़ुब में गए जो कि इंडिया ने उनके सामने रखा था। तो बैटिंग में पाकिस्तान को जिन चीज़ों की कमी का सामना हमें करना पड़ रहा है वो यही है कि हम लंबी बैटिंग नहीं कर पाते हैं। और अंडर 19 के लेवल पर अगर आप इस तरह की बैटिंग देखते हैं तो यकीनी तौर पर यह हौसला अफजा ज़रूर है कि पाकिस्तान में आने वाले जो नौजवान बल्लेबाज हैं वो कम अज़ कम अपनी क्रीज को ऑक्यूपाई करते हैं, लंबा खेलने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से हमें इसी किस्म की बैटिंग को उसकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। ऐसे प्लेयर्स को जो लेवी बैटिंग खेलें, ग्राउंड शॉट्स जिनके पास ज़्यादा हों, जिनके पास शॉट्स की रेंज ज़्यादा हो, जो मिनिमम रिस्क के साथ बड़े शॉट्स भी खेल सकें, लंबी बैटिंग कर सकें, लंबे शॉट्स खेल सकें। तो पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है। आप देखें कि अभी जो भारत में 50 ओवर्स का वनडे वर्ल्ड कप हुआ है उसमें पाकिस्तान की टीम मेरा ख्याल है 9 में से 5 मैचेस में 50 ओवर्स भी नहीं खेल पाई है, तो ऑल आउट हो गई है। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के एतबार से ये थी कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हनीफ मोहम्मद, इम्तियाज़ अहमद, नज़र मोहम्मद, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, सलीम मलिक, माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, सईद अनवर, इंज़मामुल हक, आमिर सुहेल, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे अजीम बल्लेबाज रहे हैं, बाबर आजम आज हैं। तो ये सारे खिलाड़ी अगर एक ऐसे मुल्क की तारीख रखते हैं और वहाँ पर अगर 50 ओवर्स पूरे ना खेल पाएँ तो आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि हमें क्रिकेट की जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर रहते हुए आगे अपने नौजवान खिलाड़ियों को तैयार करना है और हम इसी से वापस आएंगे। अगर हम हट जाएंगे अपनी बुनियाद से, क्रिकेट की बुनियाद से हट जाएंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल होंगे। देखें, T20 क्रिकेट किसी भी जगह पर आपकी पायदार कामयाबी की ज़मानत नहीं है। गुज़िश्ता 10 वर्षों में, 15 वर्षों में आप देखें कि वेस्ट इंडीज़ ने कितनी मरतबा T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, लेकिन उनकी क्रिकेट वापस नहीं आई है। वो इस वनडे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो अगर हमने दुनिया क्रिकेट में अपना नाम बाकी रखना है, हमने दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला करना है, तो फिर हमें ऐसे ही मजबूत बैटिंग की ज़रूरत है। हमें बुनियादी तौर पर अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये जो एक फतह पाकिस्तान ने कल बैटिंग के लिए आपने, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे जो बड़े लेजेंड बैट्समैन आपने उनका नाम लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इतने अरसे बाद उनके नाम दोबारा सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे बताया, हमारा बॉलिंग अटैक भी तो बड़ा ज़रूरी है ना, क्योंकि हमने अपने बॉलिंग अटैक की वजह से एक्चुअली कुट खाई है और बड़ी कुट खाई है।
आपको? देखिए, कुट खाई है, फेंटा लगा है, बुनियादी तौर पे तो फेंटा लगा है। और उसकी भी एक वजह यही है कि हम जो है हम T20 क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा हमारा रुझान हो गया, हमारा झुकाव हो गया, जिसकी वजह से जब आप 4-4 ओवर्स की क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो एक तो लोगों को पैसा उसमें बहुत मिलता है, कमर्शियल वैल्यू से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के इस दौर में ही जब हम ये बात कर रहे हैं कि T20 का कमर्शियल वैल्यू है, लेकिन जो मुल्क अपनी T20 में, वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा तवाजुन कायम रखते हैं, वो दुनिया की क्रिकेट पर हुक्मरानी करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया यूएई में जीत कर गया T20 वर्ल्ड कप, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। और आज अभी वो इसी महीने में जब हम बात कर रहे हैं, चंद दिन पहले वो भारत में जीत कर चले गए हैं वनडे वर्ल्ड कप। आप उनकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कारकर्दगी को देख लें, वहां पर आपको वो नुमाया नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि अगर आप समझदारी के साथ, जहानत के साथ, अक्ल से काम लेते हुए ये जो जितने भी फॉर्मेट्स हैं, अगर आप इनमें तवाजुन पैदा रखते हैं, अगर आप अपने बेहतर खिलाड़ियों को सामने लेकर आते हैं, अगर आप T20 को भी अहमियत देते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने लोगों को तैयार करेंगे ना, जब तवील दौरानिये की क्रिकेट से देखें, जब कभी भी आपने अगर आपने लोगों का स्टेमिना कम हो रहा है, ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि बस वो वाकई शॉर्ट फॉर्मेट की इसमें ना, उसमें उनका स्टेमिना अच्छा है, जहां पे उनको 50 ओवर्स में ले जाएं, इस पे 50 ओवर के उनको टेस्ट में भी ले जाएं, तो हम देखते हैं कि वो मतलब बिल्कुल ही ना ठंडे पड़ जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा, मैं बस ये मुझे बताइए, जो हमारी क्रिकेट टीम जो वहां पर मौजूद है, हम अपना कोई डॉक्टर नहीं लेके गए, फिर इब्रार वहां पे जाके अनफिट हो गए, जब आपको पता था कि खिलाड़ी फिट ही नहीं है, मतलब व्हाट वाज द पॉइंट, हम लेके क्यों गए? देखें, एक तो यह है कि जिन 17 लोग थे उसमें जो एक टीम मैनेजमेंट थी, जिसमें एक डॉक्टर साहब थे। अब हमारे पास एक से ज्यादा मेडिकल स्टाफ मौजूद होना चाहिए जो कि खिलाड़ियों की देखभाल कर सके। अगर 18 का स्क्वाड है और उसमें सिर्फ आप एक डॉक्टर रखते हैं, तो यहीं से हमारी तरजीहात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये बड़ी तकलीफदेह बात है। पहले ये खबर आती है कि शायद पाकिस्तान टीम के डॉक्टर जो हैं वो सफरी दस्तावेजात की वजह से नहीं जा सके हैं, और दूसरी खबर ये आती है कि शायद उनके वालिद साहब जो हैं अलील हैं, वो नहीं जा सके हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या ये नहीं इल्म था कि ये वाली सूरत हाल है? अगर है तो जब आपने उनको भेजा है, जब आपने टीम को भेजा, तो आपने क्यों नहीं लोगों को बताया, मीडिया को क्यों नहीं बताया कि डॉक्टर साहब इस खास वजह की से अपनी इस टीम के साथ नहीं जा रहे हैं और हम इसका मुतबादल बंदोबस्त फौरी तौर पर कर रहे हैं। आप देखें कि ये जो इतनी फौज जफर मौज वहां पर बैठी हुई है, ये जो लाखों पर हम ये नहीं देख रहे कि कोई हमारा प्लेयर अनफिट है, उसका मुतबादिल क्या होगा, तो आप सोचें कि वो डॉक्टर का मुतबादिल क्या सोचेंगे जब प्लेयर का मुतबादिल नहीं सोचा जा रहा है, फिर बाद में कह कि वीज़ा कुछ तो कुछ भी था। खैर, थैंक यू सो मच जी, हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज दुनिया भर में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद पहाड़ों की अहमियत और उनके लोगों के तर्ज ज़िंदगी को उजागर करना है। रवां साल इस दिन का मौजू पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम की बहाली मुंतखब किया गया है। पहाड़ अपनी जमालियात से हट कर हमारे सैयारे की फलाह बहबूद में एक अहम किरदार अदा करते हैं। भाई, हमारे इकोसिस्टम में इन पहाड़ों का बड़ा किरदार है और इस हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें तो आजकल जो हम दिन ब दिन बद से बदतर होती हुई जो क्लाइमेट चेंज की जो सूरत है उस पर बात करें तो हमारे पहाड़ जो हैं इनकी भी सिक्योरिटी और इनकी भी ज़िंदगी अब ऐसा लगता है कि ख़तरे में पड़ गई है। पंजाब के एक ज़िला है जी खुशाब, वहाँ पर समा के नुमाइंदे राना ज़हीर इस वक्त हमारे साथ सोन वैली की खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले में मौजूद भी हैं। ज़रा उनसे आज के दिन के हवाले से बात भी करते हैं। राना ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपने सुबह के समा में वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो सोन वैली जहाँ पर आप मौजूद हैं, इसके पहाड़ी सिलसिलों के हवाले से कुछ बताइएगा हमें। जी बिल्कुल मदिया, 11 दिसंबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद खुशकिस्मत ममालिक में होता है जिसके एक बड़े वसी रकबे पर पहाड़ मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के जिस मकाम पर, मेरे पीछे आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये कोहे नमक पोठोहार का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है और खुशाब का शुमार भी पंजाब के उन चंद ज़िला में होता है जहाँ के एक बड़े वसी रकबे पर पहाड़ी सिलसिला मौजूद
मौजूद है। खुशाब का ये पहाड़ी सिलसिला जो है खुशाब की तहसील नौशहरा में मौजूद है और इसके ये दरियाए झेलम से शुरू होकर दरियाए सिंध तक फैला हुआ है और ये खुशाब में इसकी जो है लंबाई है वो तकरीबन 60 किलोमीटर तक फैली हुई है और जबकि चौड़ाई जो है ये वादी जो है ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो तकरीबन खुशाब में 18 किलोमीटर से ज़ायद चौड़े रकबे पर फैला हुआ है। खुशाब का ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला जो है ये जहाँ पर कुदरत का खूबसूरत शाहकार है, यहाँ पे इसके पहाड़ जो है वो मादनियात से भी माला माल है। इसकी खूबसूरत और पथरीली ज़मीन इतनी जरखेज़ है कि यहाँ की काश्त होने वाली सब्जियाँ और फल पंजाब में सबसे ज़्यादा पैदावार देती हैं। जी अच्छा जी, आपने अभी मादनियत के वाले से बात की, तो मुझे ये बताएं कि इन पहाड़ों से कौन कौन सी मादनियत निकल रही हैं और उनसे हमारे मुल्की ख़जाने को कितना फ़ायदा हो रहा है? मौसमियाती तब्दीली को कंट्रोल करते हैं और फ़िज़ा को खुशगवार बनाते हैं। वहीं पर इन पहाड़ों के सीने में छुपे हुए मादनियात के ज़खायर मुल्की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खुशाब की अगर हम बात करें तो खुशाब के इन पहाड़ों में जिप्सम, बॉक्साइट, नमक और कोल के वसी ज़खायर हैं जो जहाँ से पंजाब हुकूमत सालाना अरबों रुपए के जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है। खुशाब के इन पहाड़ों में जो निकलने वाला नमक है वो पिंक नमक है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड की जाती है, जो कि ना सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि उससे बनाए जाने वाले खूबसूरत मॉडल दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन रहे हैं। जी सही। अच्छा, बस मुझे आखिर में ये बताएं कि इन खूबसूरत पहाड़ों में कौन कौन से जानवर और परिंदे जो है वो पाए जाते हैं जो इसके हुस्न को मजीद बढ़ाते हैं? इस खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले को इसके हुस्न को खूबसूरत बनाने में इसकी वाइल्ड लाइफ का बड़ा अहम किरदार है और खुशाब के इस खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले में चकोर, तीतर और फाल्कन की नायाब नस्ल यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर जो है हुड़याल की किस्म जो कि सिर्फ पंजाब के इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाती है वो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। खुशाब में हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में साइबेरियन परिंदे भी इसी खूबसूरत वादी के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो मेहमान ठहरते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये पंजाब की दूसरी बड़ी खूबसूरत वादी है जो कि मरी के बाद स्नोफॉल रिसीव करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। राना ज़ेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। हम बात करें पहाड़ों की, तो क्यों ना आज हम बात करें पहाड़ों के बेटे से। पहाड़ों के बेटे साजिद सतपारा हमारे साथ मौजूद हैं। कोपेमा साजिद सतपारा बग़ैर ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं और साजिद सतपारा के जो फादर हैं मरहूम फादर अली सतपारा वो तो है ही पहाड़ों के बेटे और कौन नहीं जानता उनकी मोहब्बत को जो कि पहाड़ों से की और किस तरीके से हमने कई साल पहले देखा कि उन्होंने 5 फरवरी को एक सफ़र का आगाज़ किया था अपने कुछ 2 गैर मुल्की साथियों के साथ, कोपेमाओं के साथ, और उन्होंने कहा था कि जो चोटी सर करेंगे तो उसको नाम करेंगे कश्मीर के, क्योंकि 5 फरवरी को दुनिया भर जानती है कि हम वर्ल्ड सॉलिडारिटी डे मनाते हैं कश्मीर के साथ। साजिद सतपारा उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, और मैं सुबह के समा में आपको खुश आमदीद कहूँगी। साजिद, आपको हम पहाड़ों का बेटा कहते हैं और आप तो उनकी बेटी भी जिनको पहाड़ों का बेटा कहा जाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पहाड़ों के लिए वक्फ कर दी, यानी कि आपके वालिद साहब। कैसे मनाते हैं आप इस दिन को, ये बताइए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि साजिद से मेरा दोबारा रब्ता हो सके। साजिद पाकिस्तानी पहले ऐसे पाकिस्तानी कोपेमा हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया बग़ैर ऑक्सीजन के, और ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं 2000 फुट की बुलंदी की बात से तो ऐसी सिचुएशन होती है कि क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कोपेमाओं के लिए। साजिद सतपारा हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना मुश्किल था, जैसे आपने माउंट एवरेस्ट का जो सफ़र है वो बग़ैर ऑक्सीजन की जो आपने चोटी वो सर की, कितना मुश्किल था वो आपके लिए? जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये एवरेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है, स्पेशली जब इसको आप विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते हैं तो ये एक टफ मिशन था। तो रिसेंटली इस साल मैं शिफ्टिंग में नेपाल में था, तो जो एवरेस्ट मेरा मिशन था वो अन्नपूर्णा के बाद मैंने एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी। तो अन्नपूर्णा पर मैंने जो वर्ल्ड 10 हाईएस्ट माउंटेन उसमें एक्लिमेटाइजेशन की थी। मेन चीज़ विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करने के लिए एक्लिमेटाइजेशन का होता है, तो उसमें मैंने एक्लिमेटाइजेशन की, फिर उसके बाद मई में मैंने एवरेस्ट का मिशन किया था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज तक 2021 तक कोई पाकिस्तानी नहीं था जिसने विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। तो पहले 3-4 पाकिस्तानियों ने एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, उन्होंने विद ऑक्सीजन क्लाइंब किया था। तो एक स्पेशली पाकिस्तानी क्लाइंबर्स कमेटी के लिए और पर्सनली मेरे जैसे यंग माउंटेनर्स के लिए एक बड़ा ड्रीम था कि एवरेस्ट को विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करूं। तो
स्पेशली इसको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करना, क्योंकि एक अल्टीमेट माउंटेनियरिंग चैलेंज कहते हैं इसको। तो स्पेशली जब 8000 से ऊपर आप जाते हैं तो उसको डेड जोन कहते हैं। उसमें ऑक्सीजन की कमी और दूसरे कई मसाइल होते हैं। इतनी सर्दी होती है और अगर मौसम इन केस उसका खराब होता है तो विंड हवाएं इतनी ज़्यादा चलती है और ब्लड सर्कुलेशन, जब ऑक्सीजन की जो कमी के जोन में जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी मुतासर होती है। जब ऑक्सीजन कमी के जी एग्जैक्टली जैसे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी मुतासर होता है। और उसके बाद बहुत सारे कोपैमाओं के बारे में तो मैं पढ़ी थी कि वो फिर मतलब खुदकुशी भी कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो उनकी दिमागी हालत भी होती है वो सही नहीं होती। जी 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 बिल्कुल जी। इसमें ये होता है कि आप स्पेशली जब 8000 से ऊपर जाते हो तो आपका माइंड सही तरह काम नहीं करता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। स्पेशल तो आपकी पूरी बॉडी इतनी काम नहीं करती है, स्पेशली ऑक्सीजन की कमी आपके माइंड को, जो इंसान के माइंड को काफ़ी मुतासिर करती है। तो उसमें अक्सर आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। स्पेशली जब हेलुसिनेशन, जो हाई एल्टीट्यूड जो डिजीज होती है, एडिमा और हेलुसिनेशन और इस तरह की, तो इस तरह के मसाइल होते हैं तो बंदे को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। आपका माइंड सही तरह काम नहीं करता है। तो इसीलिए अक्सर जो डेथ रेशो है माउंटेनियरिंग में, उसमें 8000 से ऊपर ही अक्सर इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा। और स्पेसिफिक अगर हम K2 की बात करें जो कि पाकिस्तान में, खैर जितने हमारे नाज़रीन देख रहे हैं तो आपको एक नॉलेज का पॉइंट ये भी बताऊं कि जो 14 में से जो 8 बुलंद पहाड़ी जो चोटियां हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज़ है। साजिद, ये जो अभी आपने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया विदाउट ऑक्सीजन, एक तो वैसे इनको सर करना बड़ी बात और विदाउट ऑक्सीजन सर करना ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आई एम श्योर आपने अपने वालिद अली सतपारा साहब को तो बहुत मिस किया होगा कि अगर वो होते तो वो आपकी बड़ी रहनुमाई भी करते और आपको बहुत अच्छी टिप्स भी देते। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। स्पेशली जी माउंटेनियरिंग जो हिस्ट्री में हम क्लाइंबर्स की जो हिस्ट्री आप पाकिस्तान में देखते हैं तो अली सतपारा जैसा क्लाइंबर, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ, हमें तो सारा कुछ पता होता है, तो उसमें अभी तक हिस्ट्री में उस तरह कोई क्लाइंबर पैदा नहीं हुआ है। तो इतनी जो वालिद की अचीवमेंट्स थी विंटर्स में और समर्स में काफ़ी अचीवमेंट्स थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी एक एहसास, जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने वालिद के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैंने भी दुनिया के जो 8000 माउंटेन्स को क्लाइंब किया, उनका नाम रोशन करें और वो ऊपर से जब आपको देखे तो आपको देखिए खुश हूँ। बहुत शुक्रिया जी। साजिद सतपारा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको एक रंगारंग तकरीब का अहवाल बताते हैं जो कि सजी सऊदी अरब के शहर जद्दा में 10 रोज़ा रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तकरीब में दुनिया के 3 मुख्तलिफ फिल्म इंडस्ट्रीज़ के पावर शोज़ ने शायकीन फिल्म को खुश कर दिया। इस फेस्टिवल में दुनिया भर से फिल्मी सितारों ने शिरकत की और तकरीब में बेहतरीन फिल्मों की नुमाइश भी की गई। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी सिनेमा भी अपने असर रसूख बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से नई कहानियाँ बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेलों में हिस्सा भी ले रही हैं। और इस साल रेड सी फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म वक्री और इन फ्लेम्स को काफ़ी पजीराई मिली है। पाकिस्तानी फिल्म साज ज़रार खान की इन फ्लेम्स ने बेहतरीन फीचर फिल्म का गोल्डन यूसर का अवार्ड भी जीता है। और फिल्म फेस्टिवल में माहिरा खान को हमने देखा, हुमायूं सईद को देखा, अहाद रज़ा मीर और दीगर सितारों ने भी शिरकत की। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म क्रिटिक और तथ्याकार उमैर अल्लवी, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग उमैर एंड वेलकम टू माई शो। उमैर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी ये जो रेड सी फिल्म फेस्टिवल हुआ है जद्दा में, ज़रा मुझे इसके हवाले से बताएं, इसकी इंफरादियत के हवाले से बताएं कि कितना बड़ा फिल्म फेस्टिवल था और पाकिस्तान का वहाँ पे जाना कितना मैटर करता है। देखिए सऊदी अरब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है एक तरह से अपने आप को जो उनके ऊपर एक लेबल लगा था उसको शेड कर रहा है। उसके लिए रेड सी फिल्म फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में स्टार्ट हुआ था ये, उस वक्त भी जो है बहुत बड़े बड़े नाम गए थे और अभी भी जो है पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका सब जगह से लोग आए हैं। तो एक तरह से देखिए सऊदी अरब इज़ ट्राइंग टू मैच कतर, बाकी जो मुल्क जो इस फील्ड में पहले आ गए और जिन्होंने आके इसमें इंटेलिजेंटली प्ले किया। सऊदी अरब इरानियन सिनेमा की अगर हम बात करें, वो क्या फिल्म्स बनाते हैं, मतलब बहुत सारी जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट देते हैं, तो आप उनकी फिल्म्स देखें। बिल्कुल, वो तो फिल्में बना रहे हैं, ये तो फिल्में दिखा रहे हैं ना अभी फिलहाल। इन्होंने इनकी फिल्में बनती हैं लेकिन वो इस लेवल की नहीं बनती जिस किस्म की होती हैं। तो इन्होंने जो है यहाँ पे ये किया कि तमाम दुनिया भर से लोग बुलाए और उनको जो है उनकी फिल्में भी दिखाई, उनसे मुलाकात हुई है। हुमायूं सईद की तस्वीर आई है एंड्रू गारफील्ड के साथ, फिर विल स्मिथ की तस्वीर आई है उमर अय्यार के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के साथ। तो ये बहुत बड़ी मज़ेदार चीज़ है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रही थी अपना वो आलिया भट्ट भी थी फिल्म फेस्टिवल में, मैं उनकी पिक्चर देखी।
एंड देन वो सिटी ऑफ एंजल्स में जो हीरो थे। देखिए लास्ट ईयर रणबीर कपूर भी गए थे, उनका जो मौला जट के हवाले से उनके कमेंट आया था वो भी बहुत मजेदार था। अच्छा, वो इस फिल्म फेस्टिवल से उठा था, उन्होंने कहा था ना कि पाकिस्तान की तभी इतने इंस्पायर्ड होगी कि एनिमल में कुछ वो एनिमल से तो वो खाली रणबीर कपूर से इंस्पायर्ड नहीं हुए, वो तो आपका वरुण धवन भी हुए थे, क्योंकि सब जब वो फवाद खान वहाँ काम कर रहे थे उन्हें सबको दिखाई थी, वो तो मौला जट कब से बन रही थी, तो उन सब ने कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली है। लेकिन ये कि रणबीर कपूर ने पाकिस्तान की फिल्मों के बारे में कहा था तो अच्छी बात है, तो है इम्पोर्टेंट है, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग जो हैं वो एक तरह से जो एक सिंगल ट्रैक हो गए थे कि अब फिल्म बनाई, सिनेमा में लगी, ख़त्म। हम फेस्टिवल्स में जा रहे थे लेकिन उस लेवल पे नहीं जा रहे थे। ये जैसे है कि अब गए हैं, 2 फिल्में गई हैं, पहले तो उम्र एक ही जाती थी आपकी 2 फिल्में गई हैं, एक फिल्म जो आपके रिलीज हो चुकी है जो ऑस्कर सबमिशन में गई हुई है, और एक फिल्म वो जो अभी आने वाली है। मुझे बताएं कितनी बड़ी आयरनी है, हमारी वो फिल्में बाहर जाके अवार्ड जीती हैं जो यहाँ पे आम लोगों ने देखी भी नहीं होती, यहाँ पे जो सिनेमा तक पहुँच ही नहीं पाती। अब ये जो हम इन फ्लेम्स के वाले से बात करें जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, उसके बाद जो हम अगर वक्री की बात भी करें तो ये वो फिल्में जो कि आम पाकिस्तानियों ने देखी नहीं है, ये दे कुडंट मेक इट टू द सिनेमास। व्हाई? इन फ्लेम्स तो लगी थी यहाँ पे। देखिए ऑस्कर के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक हफ्ते के लिए फिल्म लगाएं, तो इन फ्लेम्स लगी थी और एक हफ्ते से समझ खुसट की फिल्म का भी था कि उसको भी जॉयलैंड को भी एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो लगाएं। तो इन फ्लेम्स 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए लगी थी एटीएम सिनेमा के अंदर, क्योंकि वो उनके पार्टनर थे, मीडिया पार्टनर, सिनेमा पार्टनर, तो वो लगी थी। मैंने भी देखी थी, लोगों ने भी देखी थी। लेकिन सवाल यही पैदा होता है ना कि देखिए हमारे यहाँ लोग जो हैं उनके हाथ में एक रिमोट है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है और आपके बहुत सारे टीवी ड्रामे हैं। तो आप वही ना 1000 रुपये खर्चा करके आपको पहले फिल्में अच्छी बनाने से पहले आपको सिनेमा कल्चर डेवलप करना है। कब से सिनेमा कोई नहीं गया, मतलब मैं कितना सिनेमा गया था। मैं बताऊं, मेरे नाज़रीन को लोग जानते हैं, मैं तो उमैर के साथ बहुत फिल्में मैंने उमैर की वजह से भी देखी हैं, जा के सिनेमा। लेकिन वही सवाल है, आप और मैं आखिरी बार कब गए थे? 2 साल पहले, जब कोई अच्छी फिल्म आई होगी। नहीं गए ना उसके बाद। मैं मुझे पता ईद आ रही, कोई अच्छी फिल्म आ रही है, चलो मुझे ये बता। फिल्में आ रही हैं, ऐसा नहीं है। अभी आपकी 15th को रिलीज हो रही है गुंजल, जो कि अच्छी फिल्म होगी क्योंकि कास्ट भी अच्छी है, बनी हुई भी अच्छी है। हीरो कौन है? हीरो हीरोइन अहमद अली अकबर है, जो फरीजाद में था, जो लाल कबूतर तो बेहतरीन फिल्म थी। मुझे दुख होता है कि वो पाकिस्तानी ने फिल्म देखी नहीं, वो इतनी अच्छी फिल्म है, प्लीज देखिएगा। वो है आमना इलियास है, तो ये सब लोग हैं जो फिल्म के जिनको होना चाहिए। फिर आपका उसके बाद चिक्कर आ रही है, जो चिक्कर जो ज़हीरुद्दीन साहब ने बनाई, जो एड्स बनाते हैं आपके, बहुत मशहूर एड्स बनाए उन्होंने। वो भी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे, अल्लाह करे वो चल जाए। फिर नायाब का ट्रेलर आया है कल, तो नायाब भी जनवरी में रिलीज हो रही है, क्रिकेट पे। अच्छा, नायाब जो क्रिकेट पे आ रही है, यमुना जैदी की वो फिल्म में, मुझे अब ये बताएं, मैं आखिर में पूछना चाहूँगी, क्यों हमारे पास इतने आर्टिस्ट नहीं हैं? हम क्यों अपने फिल्म के और टीवी के आर्टिस्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ कोर्स मैं अगर वही आर्टिस्ट अपनी टीवी पे भी देख रही हूँ, खैर यमुना के लिए आई वुड डेफिनेटली गो टू सिनेमा, मैं पैसे खर्च करूँगी, पॉपकॉर्न के पैसे भी दूंगी, लेकिन बाकी हमारे पास क्यों फिल्म के लेदा आर्टिस्ट नहीं है? वही आर्टिस्ट हमारे ड्रामास में भी हैं, वही फिल्म में, व्हाई? देखिए आपके पास पहले एक ज़माने में वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम साहब जब फिल्मों में थे तो वो टीवी पे नहीं आते थे, लेकिन इन नदीम साहब को आना पड़ा ना टीवी पे, क्योंकि फिल्में ही आपकी खत्म हो गई थी वरना। अब लेकिन वो तब नहीं आए जब वो हीरो थे, वो तब आए जब वो, मगर पहले ड्रामे में हीरो ही थे। पहले ड्रामे में जो बिसात में आए वो हीरो ही थे नदीम साहब के, और वो शुरू के 2 ड्रामों में हीरो थे, चुपके चुपके आएगा और बिसात तक। अब सीन ये है कि देखिए वो लोग जो थे उनको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो गया था। फैसल कुरैशी फिल्मों से टीवी में आए, 19 फिल्में करने के बाद फिर टीवी पे आए ना। बाबर अली फिल्मों से टीवी से फिल्मों में गए, फिर वापस टीवी में। तो हमारे यहाँ ऐसा था कि लेकिन एट ए टाइम तो नहीं अच्छा लगता ना कि आप ड्रामा में भी आ रहे हैं, फिल्मों में भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये सिनेमा कल्चर नहीं है ना। अब जब सिनेमा कल्चर होगा तो फिर लोगों की प्रायोरिटी भी, जैसे फाद मुस्तफ़ा हैं, अब सिर्फ फाद मुस्तफ़ा की फिल्म आ रही, जल्दी बता दे, मुझे ब्रेक लेनी है। फाद मुस्तफ़ा की फिल्म तो आएंगी, फाद मुस्तफ़ा की भी आ रही है, फाद मुस्तफ़ा की चाहिए, हुमायूं सईद की भी आनी चाहिए, शहरयार मुनव्वर की भी आनी चाहिए, फवाद खान की भी आनी चाहिए, सबकी फिल्म देखने जाएंगे मैं और उमैर। छोटी सी मुझे ब्रेक लेने, कहीं मजा आएगा। थैंक यू उमैर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक अहम मौजू के हवाले से हमने बात करी है, वो अहम मौजू है सोशल मीडिया का चक्कर। ये एक ऐसा चक्कर है कि कभी कभी इस चक्कर को देख के खुद भी चक्कर आ जाते हैं और दिल चाहता है कि मोबाइल इंसान उठाए और
लोगों को बीट करना शुरू कर दे कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे हैं, मतलब खबरों के हवाले से। कुछ भी मैं हैरान हूँ कि लोग उठते हैं, कुछ भी वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं क्लिक बेट्स के चक्कर में। वो ये नहीं देख रहे होते कि वो ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, वो पैसे कमाएंगे। तो कुछ भी बात की, कुछ भी किया, डाल दिया जनाब। अच्छा, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे डॉलर में उनकी कमाई भी उतनी ही होगी। और यूट्यूबर्स की वीडियोज़ में अब वेरी अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत कम इखलाकी और इन्फॉर्मेटिव मवाद मिलेगा। बहुत कम हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेटिव मवाद मिले। बच्चा पैदा होने वाला है या बच्चा नानी के घर जा रहा है, कोई ज़ुबानी जुमले बोल रहा है, तो कोई फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने पर, हमने पिछले दिन देखा डगी भाई ने भी एक बड़ा 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तो उन्होंने कहा चले जी मैं ज़रा अटेंड करवा लेता हूँ। फिर उनके जो फैंस हैं उन्होंने भी आगे से कहा जी हम भी ज़रा अटेंड कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये वीडियोस लाखों में नहीं बल्कि मिलियंस में इनके व्यूज़ आ रहे हैं। लोग अपनी फैमिली के को भी व्यूज़ के चक्कर में दिखा रहे हैं। जैसे कि फाद मुस्तफ़ा ने बात की थी, उनका शिकवा ये था कि यूट्यूब पे जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ को आगे रख रहे हैं। और हम समहाउ देख रहे हैं कि ऐसे लोगों की वीडियोस जो है वो लोगों के सामने जा भी रही। तो इखलाकी तौर पे क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और जो क्या यूट्यूब का फोरम है हमें इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे जितने भी हम देख रहे हैं कि व्लॉगर्स हैं उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इनको फॉलो कर रही होती है। तो इनका कंटेंट कैसा होना चाहिए, बिकॉज ये एक तरीके से हम लोगों के रोल मॉडल भी होते हैं और ये क्राइटेरिया लोगों के लिए सेट कर रहे होते हैं। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने उस वक्त लोगों को बोला था कि आप यूट्यूब की तरफ जाएँ, यूट्यूब के चैनल्स बनाएं, जहाँ पर लोगों को एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि अच्छा आने वाले वक्तों में यूट्यूब लोगों को इतना कमा कर देगा। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि आजकल अमेरिका में मुकीम है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही डिफरेंट हट के शोज़ किए हैं। जो पहले रियलिटी शो है पाकिस्तान का वो उन्होंने किया है, और इस वक्त ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लीड प्रोग्राम है IG के जो प्रोग्राम है उसका हिस्सा भी है। वकार ज़का हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार, गुड मॉर्निंग। गो के वहाँ पे आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, वहाँ पे तो रात होगी लेकिन पाकिस्तान में सुबह है। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सब कुछ ज़बरदस्त है। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। अच्छा वकार, आपने आजकल देखा कि सोशल मीडिया जो है लोग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। लोग टीवी को फॉलो नहीं करेंगे, लोग किताबों को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, पर जो सोशल मीडिया के थ्रू जो सर्कुलेट जो खबर है लोग उस पर ज़्यादा जो है वो यकीन भी रखते हैं। और जो सोशल मीडिया का जो आजकल यूजेज है, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इसके इस्तेमाल पर आप क्या कहेंगे, ये सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है जैसा होना चाहिए? अच्छा, मैं कुछ नाम लेना शुरू करूंगा और जो नाम मैं यहाँ लेता जाऊँ ज़रा वो जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी बताएंगे। एक बहुत ही मशहूर कल्चरल क्रिटिक हैं नील पोस्टमैन, उनके कुछ अर्से पहले इंतकाल भी हुआ है। उनकी एक बुक है अम्यूजिंग आवरसेल्फ टू डेथ। उन्होंने कहा था कि इन द इंफॉर्मेशन एज द ग्रेटेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ वेल्थ इज बिटवीन योर ईयर्स। यानी सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आजकल आपको मिलेगी ना बेहतरीन, वो सिर्फ आपके दिमाग से मिल सकती है। उन्होंने कहा कि भाई बुक पढ़ने का ज़माना ही चला जाएगा, और वही हो रहा है। फ्रेडरिक नीशे हैं जर्मन फिलोसोफर, उन्होंने कहा अपनी बुक में बियॉन्ड गुड एंड ईवल के जब किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ आप जाते हैं कन्फ्रंट करने के लिए, तो ज़्यादा असरात इसके होते हैं कि शायद आप भी वैसे ही बन जाए। इसी तरह बहुत सारे और फिलोसोफर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बुक है 10 आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिलीटिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट्स राइट नाउ। अच्छा, ये जो भी चीज़ें मैं अभी बात कर रहा हूँ इसकी रेलेवेंस क्या बनती है? ठीक है, साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये बुक है 10 आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिलीटिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट राइट नाउ, और ये जॉन लेनन ने लिखी है, जो कंप्यूटर फिलोसफी राइटर और फ्यूचरिस्टिक है। मतलब वो खुद गूगल और इनसे एसोसिएटेड रहे हैं और वही बता रहे हैं कि भाईजान छोड़ दो इन सब चीज़ों को। लेकिन इस पूरी बात में आप एक चीज़ देखिएगा कि अमेरिकन राइटर्स जैसे हैं हरारी हैं, जॉर्डन पीटरसन है, और इसी तरह कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं बहुत सारे जिनकी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं सोशल मीडिया के हवाले से, जिसपे मैं अभी आऊँगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क को भी अगर देखें तो वहाँ अमृता सेन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, फिलोसोफर हैं और सोशल चॉइस थ्योरी पे बात करती हैं। इस तरह रामचंद्रन हैं जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और बहुत फ्यूचरिस्टिक तरीके से बात करते हैं कि इंसान के कॉन्शियस जो है दिमाग को कैसे चेक किया जाता है, वो कैसा कंटेंट देखेगा। एक हद तक इस पे बात होती है। क्रिटिकल थिंकिंग की अवेयरनेस करने के लिए ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, अब आप मुझे ये बताएं कि इनमें से पाकिस्तान में पिछले 40 साल में कौन सा फिलोसोफर गुजरा है, कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला गुजरा है? अल्लामा इकबाल की खुद ही की बात मत करें, वो गुजर गई, हो गई बात जी, हो गई। अच्छा जी, फिर इसके अलावा अगर बात करने लगते हैं ना, कहते हैं वो जी अल्लामा मिशरी की बात कर लेते हैं। भाई वो उस जमाने के थे ना सियासी, उन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात थी। अगर आज की बात करें, जो वो अकूवत फाउंडेशन के हैं अमजद साकिब साहब, जिनको शायद नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, उनकी किताब है 4 आदमी,
कितने लोगों ने पढ़ने की कोशिश की या कितने लोगों का इंटरेस्ट आया। इस तरह बहुत सारे, और अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ 1% आवाम आके कहेगी नहीं नहीं हमारे पास फिलोसोफर है ना, हमारे पास मरहूम बानो कुदसिया साहब की किताब है राजगित के नाम से, जिसमें मोरालिटी की बात हुई है। लेकिन इन सब आप देखें, चाहे जावेद जी राजा गित के नाम से, कि जी मोरालिटी की इसमें बात हुई है जी के हलाल, अगर आप हराम खाते हैं तो जी आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल बुरी हो जाएगी। जो भी स्टोरी, जो भी बात कैसे आपकी ब्लड के अंदर पार्टिकल्स चले जाते हैं हराम के, बिल्कुल हाँ जी चले जाते हैं। लेकिन ओवरऑल चाहे वो बानो कुदसिया साहिबा हो या जितने भी नाम मैंने अभी लिए, इन सब का एक ही मतलब था कि जो कुछ कुरान और हदीस में लिखा है उस चीज को हम नॉवेल में किसी तरह किसी स्टोरी टेलिंग में लेकर आ जाएं। किसी ने भी सोशल मीडिया, एआई टेक्नोलॉजी से क्या क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है उसको नहीं देखा बिल्कुल भी। पाकिस्तान में कोई क्रिटिकल थिंकर कोई नहीं है। जितने भी कंटेंट की भी आपने बात की है, वही वकार ज़कात जो रियलिटी शो करता था जिसके अंदर जैसा भी कंटेंट होता था वो आज भी वायरल है। वही वकार ज़का बिटकॉइन की बात कर रहा है, वही वकार ज़का स्टैनफोर्ड से आज कंटेंट कर रहा है तो उसके वही व्यूअरशिप नहीं आती। वकार ज़का अगर कोई उल्टी बात करता है तो उसका कंटेंट आता है। जब क्रिंच हो जाता है तो ये क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि हम एक ऐसी कौम है जो कहती है क्लब जाना तो हराम है, लेकिन जिस दिन मेहंदी होगी आज लड़के वालों के सामने बहन बेटी नाचेगी। ड्राइवर खान सामा भी वहीं बैठा होगा। और जितनी ये बात करेंगे सुन्नत रसूल के टाइम जो लोग नाच रहे हों वो आपको लगता है कि वो बिल्कुल क्लियर होंगे अपने विजन में। जो लोग रमजान के टाइम कहते हो कि जी अफ्तार हुई है उसके बाद हमें गेम शो देखना है, टाना 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 टाना, इसमें कंटेंट क्रिएटर का कसूर कैसे है? ये डिमांड जो है, ये डिमांड और सप्लाई का चक्कर है। कंज्यूमर डिमांड थ्योरी ये कहती है कि लोग डिमांड कर रहे हैं इस चीज की, वही चीज बनाई जा रही है। डकी भाई ने अगर गंजे हुए हैं, इसमें डकी भाई का कसूर तो नहीं है, बेचारे ने कंप्यूटर्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो क्या करे कि आवाम जो है देखना ये चाहती है। वकार ज़का का पहला शो किसी को नहीं पता होगा, पीटीवी पे मैंने शो किया था वेबसाइट्स बताने के लिए। मैं खुद गया था, संडे ब्रंच एक शो था, मैंने कहा भाई मैं वेबसाइट्स बताऊंगा जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं इस चैनल पे आया, उन्होंने कहा भाई ये एब्सोल्युटली राइट एंड आई वुड एग्री विद यू। आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ इट। जब आप पढ़ी लिखी बात करना चाहते हैं, पीपल समहाउ डोंट रिलेट विद यू। ये लेकिन वो क्या करें, जो हमारी पढ़ी लिखी ऑडियंस है वो है, लेकिन शायद वो टीवी देखना पसंद नहीं करती। उनके पास जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की जो है ना वो मीडियम्स और हैं, जिसकी वजह से समहाउ लोगों को ही खुद में तब्दीली लानी पड़ती है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो कंटेंट बन रहा है, ये जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है जो कि हमारे लोग देख रहे हैं, जो कि बन रहा है, क्योंकि देखें मूड सेट हुआ ना लोगों का, लोगों को बताया गया कि ऐसा भी कंटेंट है, लोगों ने देखना शुरू किया, फिर लोग पक्के हो गए। देखें दुनिया भर में इस पे बहुत रिसर्च वर्क हुआ हुआ है और इसके ऊपर जो है एस्केपिज्म का चक्कर है। नौकरी है नहीं, घर में जो हस्बैंड है वो भी चीट कर रहा है, एक अच्छी बीवी के होते हुए वो बाहर जाकर दूसरी भी एक लड़की उसने रखी हुई है। इस पूरे माशरे के अंदर जो है, जहाँ पर अगर हिस्ट्री उठा के देखें आप, तो ये वो जगह है ना, जब हार्वर्ड बन रहा था, जब ऑक्सफोर्ड बन रहा था, यहाँ ताजमहल बना रहे थे मोहब्बत के चक्कर में। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिनेरियो रहा है वो ये रहा है कि जी हमारे साथ डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। उस डिप्रेशन को मिटाने के लिए आपको एक अजीब सी कोई चीज़ देखनी पड़ती है, सेंसलेस चीज़ देखनी पड़ती है। किताब पढ़ने के बाद, बीवी का लेक्चर सुनने के बाद, हस्बैंड का लेक्चर सुनने के बाद आप सोशल मीडिया पे भी किताबी बातें सुनेंगे तो कौन देखेगा? देखें किताबें लिखने वाले भी उस जमाने में वो हिट हुए जिन्होंने फिक्शन लिखा है, जिन्होंने कोई तफरी लिखी है, वो उस जमाने के लिहाज से तफरी थी। अब इस पूरे प्रोसेस में मैं तो बड़ा डिसएग्री करूंगा। अभी जैसे फहद मुस्तफ़ा साहब की आपने बात की थी कि वो कह रहे हैं जी बड़ा गलत हो रहा है कि जी लोग अपनी फैमिलियां दिखा रहे हैं। ओ भाई, वकार ज़का, फहद मुस्तफ़ा तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी को पॉइंट कर सकें। वकार ज़का लिविंग ऑन द एज में क्या करता रहा है? वकार ज़का सोशल मीडिया पे जब व्यूज लेने होते हैं तो क्या करता है? वो कोई मुफ्ती मौलाना तारिक जमील वाला कंटेंट डालता है। फहद मुस्तफ़ा साहब रमजान के टाइम पर जो है वहां पर गाने बजा के बाइकें बांट रहे हैं, तो आप छोड़ दें। मसला ये है कि जैसे कंटेंट मेकर पुराना होता जाता है तो वो कहता है हमारा जमाना ठीक था भाई। जैसे मेहंदी हसन खान साहब ये कहते थे मरहूम कि गौहर और आतिफ असलम को गाना नहीं आता, गाना तो हमें आता है। और उनके चाहने वाले भी ये कहते थे कि जी इनके जमाने को आता है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आजकल का जो कंटेंट है, अगर कोई शादी मेहंदी दिखा रहा है, अगर कोई गंजा हो रहा है या कोई और चीज कर रहा है, तो वो ऑडियंस की डिमांड है। ऑडियंस ने वकार ज़का को, जैसे एआई और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के कंटेंट में मुझे 1000 लोग देख रहे होते हैं टोटल जब मैं लाइव जाता हूं। लेट, क्या हम ऑडियंस को अभी भी उनकी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं कर सकते? मुझे बताएं कि बहुत पानी सर के ऊपर से गुजर चुका हुआ है कि अब कुछ भी, मैं जैसे भी टिकटॉक आया था, आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टिकटॉकर जितने भी लोग हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, मैंने कुछ लोगों की ऐसी वीडियोस देखी जो मैं परेशान थी, अच्छा ये क्यों हिट है? तो कहते जी बस ये बंदा मुंह से बाहर जबान निकाल के छलांगे मारता है और इसके मिलियन के व्यूज़ हैं। तो मुझे लोगों का मिजाज समझ में नहीं आया कि बहुत लेट हो गए हैं, हम लोगों को सही ट्रैक पे नहीं ला सकते। नहीं, लेकिन मिलियन व्यूज वहां पर आए क्यों है? देखें, ये तो बहुत आपने छोटी बात की है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। इस वक्त जो सबसे खतरनाक चीज है
किसी के गंजे होने से, किसी के जुबान निकालने से, अपनी फैमिली दिखाने से बिल्कुल गलत बात नहीं। मैं सारे कंटेंट मेकर्स को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे वो हैं जो आवाम के लिए बनाते हैं। लेकिन मैं जिसको नहीं सपोर्ट करता वो ये है कि सोशल मीडिया के दौर में जो लोग हराम समझते थे इससे पैसे कमाना, जो समझते थे सोशल मीडिया हराम है, इनको समझ आ गया कि मोनेटाइजेशन से तो पैसे बनते हैं, इससे तो रिकॉग्निशन मिलती है। ये जो मुफ्ती मौलाना कल्चर आ गया है सोशल मीडिया पे, मैं हाथ जोड़ के पीटीवी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको, मैं पीटीए से सॉरी रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको बैन करें। ये क्या करें, एक मौलाना कहता है मैं तेरी मंजिल ठोक दूंगा, मैं अपनी किताब से तुझे गलत साबित करके दिखाऊंगा, दूसरा कहता है मैं तेरी मस्जिद के बाहर आके दिखाएं। ये मेरे ख्याल से इसमें ना वकार मेरे ख्याल से लोग एक्सपोज हो रहे हैं ना, बट मुझे लगता है कि देखिए जहाँ पे हर एक को मौका दे रहे हैं यूट्यूब पे आने का, तो वहाँ पे इनको भी अलाउ होना चाहिए। हम खुद बहुत सारे कोविड के टाइम में देखा हम बाहर नहीं जा सके, तो हमने अंडरटेकर रेसलर तो नहीं है ना जो लड़ने के लिए आए हुए हैं। देखें इस्लाम का इमेज ऐसा जाना चाहिए, अगर इस्लाम इनकी यहाँ पे ये लोगों को यहाँ पे सोचना चाहिए कि एक्सपोज हो नहीं, इनको देखना चाहिए कि अगर वाकई बहुत ज्यादा इनकी तालीमात में तासीर है तो ये जाएं जरा दुबई के क्लब के बाहर खड़े हो जाएं। जो लोग एथियस्ट हैं जो क्लब जा रहे हैं उनको जरा रागिब करके दिखाएं। जो मस्जिद में बेचारा ऑलरेडी बैठा है उसको फिरका वारियत, सोशल मीडिया बहुत बड़े कत्ल व गारत कराएगा। आज ये मेरी बात लिख लें, अगर इस चीज को नहीं रोका गया। ये क्या तरीका होता है जी, मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे साथ वैसा कर दूंगा। देखें कोई ये नहीं होना चाहिए। हम इसके हर प्लेटफॉर्म में मजम्मत करते हैं, चीज होनी चाहिए। और हम अपना शो भी हम जिससे बात करें कंटेंट के वाले से कि जी कंटेंट कैसा होना चाहिए। मुझे बताएं भी, देखिए सोशल मीडिया पे खबर है जी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है वो सर्कुलेट करने लग गया। इलेक्शन कमीशन को खुद बयानिया जारी करना पड़ा है कि भाई नहीं, ये हमने नहीं जारी किया स्केड्यूल। तो मुझे बताएं, जो हम आंखें बंद करके बिलीव कर लेते हैं कोई भी ऐसी चीज़ व्हाट्सएप पे हमें आई हो, कोविड के टाइम में हमने देखा ना कि सोशल मीडिया पे कैसी कैसी बातें होती थी एंड पीपल यूज्ड टू बिलीव इट। देखें पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली ये इशू है कि अगर कोई भी गलत खबर आएगी ना तो उसको हम लोग जानबूझ के फैलाना चाहते हैं। और मैं बताऊं, किसी भी कौम का दो तरह से पता चलता है, उसके खानों से और उसके सोशल मीडिया से। बांग्लादेश में आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, इंडिया में आपको पढ़ा लिखा रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिलेगा। अफगानिस्तान का जरा सोशल मीडिया उठाएं, वहां कोई रोस्टिंग करने वाला प्रैंकस्टर है? आप बताएं बांग्लादेश का कौन सा प्रैंकस्टर है जो आपको पता है? आपको कौन सा रोस्टिंग करने वाला है जो आपको पता है? सारे लोग इंडिया का जरा कंटेंट उठा के देखें कितना रिसर्च बेस्ड हो चुका है। ये मसला है पाकिस्तान में, जहां पर आप ये देखें, आप मुझे बताएं, आपको पता है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे, आपका मैदा खराब होगा, आपका दिल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फिर भी वही निहारी पाए खाने हैं, फिर भी वही चीजें खानी है। क्या किया जी पूरा दिन? हमने 8 घंटे तक हलीम पकाई है, हमने 8 घंटे तक हमने कश्मीरी चाय पकाई है। जिस कौम के खाने इतने खतरनाक हैं, पकाने में 8 घंटे लेते हैं, 8 घंटे फिर वो सोते रहते हैं, उसके बाद उठते हैं तो टिकटॉक देखते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया ये डिसाइड कर रहा है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैं आपको यकीनी तौर पे बताऊं कि अगर आज कौम जिस तरह आज पढ़े लिखे कंटेंट को निगलेक्ट कर रही है, रिसर्च बेस को कर रही है, आज ही क्रिंज कंटेंट को करना खत्म कर दे, मैं कसम खा के कहता हूं कि डकी भाई कंप्यूटर इंजीनियर है, वो कंप्यूटर की बातें करने लग जाएगा, उन्हें घर अपना चलाना है, आप निगलेक्ट करना तो शुरू करें। बिल्कुल पढ़ा लिखा बंदा, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बहुत सही बात मीडिया लॉजिक हमारे साथ मौजूद थे। और ये बात है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता जी प्लीज जल्दी से वो खत्म कर ले, बाद में ब्रेक। मैं जल्दी से ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें मीडिया लॉजिक गैलप का डेटा मौजूद है, जितनी भी मैंने बातें की हैं, रेटिंग ये साबित करती है कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट के स्पॉन्सर भी उसे स्पॉन्सर देता है जहां आईबॉल्स आते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सही बात की, ये इस फैक्ट को छुटा नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट हमारे साथ वकार ज़का मौजूद थे और हम बात कर रहे थे उस कंटेंट के वाले से जो कि सोशल मीडिया पे बहुत हम देखते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हर उस शख्स की रिस्पेक्ट की जाती है जो कि मेहनत करता है, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे हैं, फैमिली के वाले से बनाए, जो भी बनाए हम रिस्पेक्ट करते हैं। बस बात है कि हमें अपनी ऑडियंस को एजुकेट भी करना है, इस बात को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं गुजरावाला, क्योंकि वकार जब बात कर रहे थे खाबों की, तो हमारे पाकिस्तान में आपको पता है वहाँ की खाबे बड़े मशहूर हैं और एक शहर है गुजरावाला। आप लोग लाहौर समझ रहे थे? नहीं जी, गुजरावाला मुझे कभी कभी लगता है कि खाबों के हवाले से इज वे अहेड देन लाहौर। तो वहाँ पर उसके खाने बड़े डिफरेंट हैं और वहाँ पर क्योंकि वो पहलवानों का शहर भी है और वहाँ पे बड़े मज़ेदार किस्म के खाने हैं। तो उस वक्त हमारे नुमाइंदे जो हैं मोहसिन खालिद, वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद भी हैं। तो देखते हैं जी वो हमें गुजरावाला के खानों के हवाले से क्या बता रहे हैं। जी मोहसिन। हाँ जी बिल्कुल, गुजरावाला खुश खुराकों का शहर है। पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे अच्छे खाने की बात की जाए तो गुजरावाला का नाम जो है वो सर फहरिस्त होता है। नाश्ता हो, दोपहर का खाना या फिर डिनर हो, लोग पसंद करते हैं कि वो घरों से बाहर निकलें, बारबेक्यू खाएं, मटन खाएं और लोग होटलों पे बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। हम शहर के एक बहुत मरूफ होटल पे मौजूद हैं, यहाँ पे शेफ से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि लोग कैसा खाना पसंद करते हैं। अच्छा बताइएगा, कब से आप ये काम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग गुजरावाला के क्या पसंद करते हैं? ये तकरीबन हमें 35-40 साल हो गया है, इतना अरसा हो गया है।
खाने हमारे शहर के लोग तो वैसे बहुत शौकीन हैं, तो हम भी शौकीन हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे मीट खिलवाएं इनको। तो हमारी तो कुछ ख़ास रेसिपी हैं जिसकी वजह से हम ख़ास चीज़ें तैयार करते हैं। मटन कनेरी है हमारी, मटन कोफ्ता है, मटन चाँप है, नली है, मछली कढ़ाई है। इस तरह की हमारी मटन की आइटमें जो हैं बहुत लोग लाइक करते हैं और खुश होकर खाते हैं। हमारी तो कुछ डिमांडें ही नहीं पूरी होती मटन की, इस तरह होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी शौक़ है अच्छा खाने का और अपनी आवाम को अच्छा खिलाने का, तो इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो, जो हमारे से ज़्यादा अच्छा हो हम वो करते हैं। तो इसलिए हमारे अपने ये खाने की जो चीज़ें हैं हम खुश होकर इनको खिलाते हैं और हमें भी खाने का शौक़ है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा हो। जी, कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे खाना खा रही हैं, बारबेक्यू है, मटन है और बच्चे जो हैं फ्राइज़ ड्रम स्टिक खा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा गुजरांवाला के खानों में आपको सबसे ज़्यादा गुजरांवाला में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है चांपें। यहाँ की चांपें बहुत अच्छी हैं और मछली भी बहुत अच्छी है। अच्छा बेटा, आप क्या खाने के लिए आई हैं? मैं फ्राइज़ खाने के लिए आई हूँ। मैं अपनी फैमिली को लेके आई हूँ और मुझे ड्रम स्टिक्स बहुत पसंद है। अच्छा, आप बताइएगा कि गुजरांवाला के पहलवान बड़े मशहूर हैं, खाबे बड़े मशहूर। चलिए मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ों की कीमतों में इजाफा फौरी हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में चंद महीनों में पेट्रोल की कीमतें हमने देखा है कम भी हुई हैं, लेकिन किसी चीज़ की कीमत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कराची के बाज़ारों में महंगाई का जिन अभी तक काबू में नहीं आया। सब्जियां हो या आटे दाल का भाव सब ऊपर ही जा चुके हैं। इस हवाले से समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से हम बात करेंगे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, ये देखते हैं। कराची के बाज़ारों में फल हों, सब्जियां हों या फिर अजनास, कुछ भी सस्ता नहीं। आइए हम आपको बताते हैं आटे दाल का भाव है क्या। महंगाई 230 से नीचे कोई घरेलू चीज़ ही नहीं है। चावल कम होने के नाम ही नहीं ले रहा। दालें वगैरह भी वही रेट है, 340, 350। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती हो, बता दें मुझे। हर चीज़ तो महंगी है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तेल, चीनी, दालें, दाल पकाएंगे तो 100 रुपए की दाल बनेगी। चलो महंगा हो भी रहा है, वो खरीदने के लिए लोगों के पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, वो क्या खरीदेगा। ये टीवी पे न्यूज़ चलाते हैं, हमने ये चीज़ पे पैसे गिरा दिए, उस चीज़ पे पैसे गिरा दिए, अमल दरामद कुछ होता नहीं है। तो चावल सबसे ज़्यादा महंगे हैं, दालें हैं महंगी, ये सब चीज़ें महंगी हैं। आप देख लें बाज़ार के अंदर सब कुछ महंगा है। कोई चीज़ भी आप लेने जाएँ सब में आग लग रही है। अगर दुकानदार से बोलो तो कहता है भाई पीछे से महंगा आ रहा है। खरीदारों का शिकवा तो आपने सुन लिया, अब मालूम करते हैं दुकानदारों से कि वो क्या बताते हैं, महंगाई क्यों है। मेरे ख्याल से तो चीज़ें बिल्कुल भी सस्ती नहीं होंगी। शायद चीज़ों का रेट तो मुनासिब है, लेकिन जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या जो मज़दूर हैं, इनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। आज भी लियाकताबाद जैसे बाज़ार के अंदर, जोड़िया बाज़ार जैसे इलाकों के अंदर जहाँ बहुत कारोबार है, वहाँ मेरे ख्याल से मुश्किल से मज़दूर की दिहाड़ी 800-900 रुपये पर डे। जब इतनी कम मजदूरी होगी तो बेचारे को हर चीज़ महंगी महसूस होगी। दालें बहुत महंगी हो गई हैं और खाते को हमारे को बातें सुनाते हैं कि आप लोग महंगी कर रहे हैं। पीछे से महंगी आ रही है तो इधर महंगी भी करेंगी। क्रिकेटर्स की सेंचुरियां पुरानी बात हो गईं। अब कराची के बाज़ारों में अजनास के भाव भी सेंचुरियों पे सेंचुरियां मार रहे हैं। अरहर की दाल 750 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खैर, खुर्शीद आलम की आपने रिपोर्ट तो देखी और गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया की जो कैंपेन है वो भी हम देख रहे हैं दूसरी जाने पर ज़ोर शोर से जारी है। इस कैंपेन के दौरान 50 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 3,03,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत पहले भी अफसरान को हिदायत कर चुके हैं कि अशिया ख़ुरनोश की सरकारी नर्ख
सख्ती से नाफिज किए जाएँ और नाजायज़ मुनाफा कमाने वालों के साथ किसी भी किस्म की रियायत ना बरती जाए। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सदर ज़ारा जाहिद नाजायज़ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ मुहिम में काफ़ी पेश भी हैं और इस वक्त ज़ारा जाहिद हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समा को वक्त दिया। ज़ारा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा, जुर्माने और सज़ा से कितने फ़ीसद महंगाई कंट्रोल करने में आप लोगों को अभी तक मदद मिल रही है, क्योंकि आपने भी कितने परेशान हैं? बिल्कुल, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आता है अगर हम एक्टिवली जुर्माने और जो भी वार्निंग्स इशू करते हैं और विज़िट्स रखते हैं। बेसिकली हमारा गोल इसमें ये होता है कि हम लोग जो है एक्टिव प्रेजेंस रखें अपनी मार्केट में, ताकि मार्केट वाले जो हैं वो हमारी इन्फोर्समेंट जो है वो सख्त हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल रेट लिस्ट्स वगैरह सब मौजूद हैं, सब इजीली अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, मार्केट में सप्लाई भी की जाती हैं और काफ़ी दुकानदार हमारी इन्फोर्समेंट की वजह से वो रेट लिस्ट डिस्प्ले भी करते हैं, मगर फिर ये होता है कि वो रेट लिस्ट कभी उस पर बिक रहा होता है, कभी नहीं बिक रहा होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ना सिर्फ वो रेट लिस्ट डिस्प्ले कराएं, हम हर आइटम पे प्राइस टैग लगवाएं सो दैट एक कंज्यूमर आए तो उसको पता हो कि इसकी ये प्राइस है। फिर जब वो काउंटर पे जा रहा होता है, अक्सर दुकानें ऐसी हैं जिन पे अभी जो कैश मशीन है वो ऑटोमेटेड है, तो हम ये भी चेक करते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो हाँ जी, कि वो जो रेट है, जो सरकारी रेट नोटिफाई हुआ है, जो आवाम के लिए नोटिफाई हुआ है, वो उनकी कैश मशीन में भी इंसर्ट हुआ हो, ताकि हर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कमोडिटी जहाँ डिस्प्ले हो रहा है टिल द पॉइंट ऑफ कैश मशीन वो सारा वो रेट प्रॉपर्ली इन्फोर्स हो। ये एक्टिविटीज़ जब हमारी हो रही होती हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा रेगुलरली हो रही हैं और काफ़ी स्ट्रिक्टली हो रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है हमारे इसमें जो प्राइस इन्फ्लेशन होती है उसमें। पर ओवरऑल फिर भी यही है कि एक सेंसिटिविटी फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर आप स्पेसिफिकली क्योंकि सदर देखती हैं और सदर कराची का एक बहुत बड़ा इलाका है और अगर मैं देखूं कराची की आधी से ज़ायद जो आबादी है वो सदर से ही जाके जो अपनी ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग भी करती है, वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, लोग समहाउ फिर भी खुश नहीं, और ऐसा लगता है कि जो मुनाफाखोर हैं इनके अंदर अभी तक वो डर नहीं बैठा कि जी हमें फ़ाइन हो जाएगा। अगर फ़ाइन होता तो वैसे कितने का फ़ाइन होता है? सिर्फ फ़ाइन नहीं होता या फिर इनको जेल भी होती है? बिल्कुल, इस पे हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्शन होता है। जैसे जब भी कोई नई रेट लिस्ट इशू होती है तो हम लोग शुरू में पहले वार्निंग कराते हैं और वार्निंग के बाद एक अनाउंसमेंट वार्निंग कराते हैं। हम जो दुकानदार होते हैं उनको 2 दिन देते भी हैं कि वो अडेप्ट करें, रेट लिस्ट डिस्प्ले करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन ये होता है कि हम फ़ाइन करते हैं, जो स्पेशली हमें फिर मार्केट में अंदाज़ा भी हो जाता है जो कंटिन्यूअली जो लोग इसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, जानबूझ के महंगा बेच रहे होते हैं, फिर हम उनके खिलाफ फिर लेवल ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। हम फ़ाइन से स्टार्ट करते हैं, अगर रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होती तो बाय लॉ हम उनको 1 लाख तक फाइन कर सकते हैं। जानना चाहूँगी आपसे, कोई हेल्पलाइन है कि लोग जाएं और वो देखें कि जी जो लोग, हेल्पलाइन बता दीजिए मुझे। जी बिल्कुल, डीसी साउथ, डिप्टी कमिश्नर साउथ का ट्विटर प्लेटफॉर्म भी है और उनका फ़ोन नंबर भी है जो हम प्रोवाइड कर देंगे, और वहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं, कंट्रोल रूम पे कंप्लेंट्स आती हैं, कमिश्नर कंट्रोल रूम में भी कंप्लेंट्स आती हैं, और हम बिल्कुल ठीक है। ज़ारा जाहिद तो हमारे साथ मौजूद थी। महंगाई के हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वो आवाम की इस मुश्किल के हवाले से मुसलसल बात कर रहे हैं। हाफिज़ नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि आप तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर महंगाई के ख़िलाफ़ बात भी करते हैं, आवाम की जो आवाज़ है वो बड़े ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ़र्क आएगा? और महंगाई तो क्योंकि सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि जिसको लेके ये हमारी पॉलिटिकल जमातें जाएंगी, अपनी कैंपेन्स में लड़ेंगी आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए। देखें, बात यह है कि खैर ये पार्टियां क्या करेंगी तो सबकी सब जिम्मेदार हैं, और पिछले 75-76 साल से मुसलसल इसी तरह के लोग, इन्हीं के वालिदैन, इन्हीं के दादा और अब इन्हीं के बेटे, ये सब जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। और गुज़िश्ता आप देख लें 30-35 साल से तो यही एक बारियां लगी हुई हैं और ये लोग मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं, इसलिए इनको तो छोड़ दें। लेकिन असल बात यह है कि महंगाई क्यों है? महंगाई इसलिए है कि करप्शन है, महंगाई इसलिए है कि अय्याशियाँ हैं, और जो हमारे टैक्सों के पैसे हैं वो अफसरों की और ब्यूरोक्रेट्स की और जितने भी हमारे सियासी रहनुमा हैं इनकी इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको पेट्रोल फ्री मिलता है, इनको गाड़ियाँ फ्री मिलती हैं, इनकी गाड़ियाँ भी ज़्यादा पेट्रोल खाती हैं इसलिए कि बड़ी सीसी की गाड़ियाँ होती हैं। एक ये है।
दूसरी बात यह है कि टैक्स वसूली का निज़ाम जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगाते। पूरे मुल्क से, पूरे पाकिस्तान की जितनी ज़रई ज़मीन है उससे 4 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ है सिर्फ, जबकि सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए टैक्स जमा कराया है। 4 अरब रुपए भी आप बताइए कि जो 4% वो है ना ज़मींदार, वो 40% रकबे के मालिक हैं, बाकी तो छोटे किसान हैं 12.5 एकड़ से कम वाले। अगर उन्हीं के ऊपर जो 4% लोग हैं उन पर टैक्स लगाते हैं तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएं। यही बड़े जागीरदार और वडेरे असम्बलियों में हमारी तकदीर के फैसले करते हैं। यही बड़े जागीरदार और वडेरे इन्हीं की शुगर मिल्स होती हैं। यही IPPs के अंदर हमें लूटते हैं। अब जो बिजली के मुआहदे 1994 में बेनज़ीर के ज़माने में और बाद में नवाज शरीफ के ज़माने में हुए, उसमें इस वक्त भी हम 9000 मेगावाट के पैसे हम बिजली कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन पैसे हम IPPs को दे रहे हैं। इन IPPs में ये सारे लोग मौजूद हैं, ये सिर्फ बाहर की IPPs नहीं है, इसमें सारे ये लोग मौजूद हैं जो हमारी तकदीर के फैसले करते हैं। जो महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं उन्होंने ही हमें लूट के खाया है, हज़ारों अरब रुपए खा गए हैं ये। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको फिक्स किया जाए और आवाम इनको फिक्स करें और इनको बिल्कुल मुस्तरद कर दें और एक रेला बन जाए इनके खिलाफ, एक धारा बन जाए, तो खुद ब खुद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमारे अवाम भी अजीब लोग हैं। सही बात की, अवाम को भी समझने की जरूरत है कि जब ये आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उनसे पूछें कि अच्छा जी दावे तो आप बड़े करते हैं, तो आपने एग्जैक्टली किया क्या। मुझे बताइए, जो भी कमिश्नर कराची साहब ने जो बड़ी कैंपेन चलाई है कि जिसमें मुनाफाखोरों के खिलाफ वो क्रैकडाउन एक्शन भी करें, आप मुतमईन हैं इससे? नहीं, इत्मीनान तो नहीं है, लेकिन चलें कहीं से तो आगाज़ हो। ये अच्छे अफसर हैं सलीम राजपूत साहब, लेकिन अब देखें कह देने से मसला हल नहीं होता, इक़दामात नज़र आने चाहिए। पूरा का पूरा करप्शन का अड्डा बना हुआ है। चूँकि ये जो सिंध हुकूमत है मुसलसल 15 साल से पीपल्स पार्टी की है, अब कैसे कैसे किस्से खुद आपके चैनल पे जो किस्से बयान किए जा रहे हैं और ख़ुद घर के गवाह जो है वो अब बयानात दे रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा करें कि SBCA हो, किसी भी डिपार्टमेंट में एक पूरा नेटवर्क है। भर्तियाँ की हैं ज़बरदस्त अपने ही जानने वाले पहचानने वाले लोगों की, और फिर उनके ज़रिए से ही उन्हीं के अकाउंट से पैसे जमा होते हैं। कब्ज़ा सिस्टम चल रहा है। इसलिए ऐसे माहौल में जब तक इन बड़े लोगों को फिक्स नहीं किया जाएगा, आप छोटी कार्रवाइयों से मसला हल नहीं कर सकते। जो सबसे बड़े सरपरस्त हैं वो अगर दोबारा से धो दिला के दोबारा हम पर मुसल्लत करने की कोशिश हो रही हो और फिर से जो है उस शहर को भत्ताखोरी और दहशतगर्दी के हवाले किया जा रहा हो, फिर से सिस्टम के हवाले किया जा रहा हो। आप देखें इन पार्टियों में इलेक्शन के 2 महीने में आपस में चप्पलिश होती है, लेकिन 2 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के लिए मिल बांट के खाते हैं। और ये पार्टियां फिर से अगर खुद हमारे वो लोग जो साहिब इख्तिदार और ताकतवर लोग हैं, इन्हीं लोगों को धो दिला के दोबारा हम पर मुसल्लत करेंगे तो हालात जो अब से कुछ महीने पहले बड़ी अच्छी उनमें वो हमें टीम सिनर्जी देखने को मिल रही थी, वो एक दूसरे के खिलाफ कितने बयान दे रहे हैं। अच्छा, एक मुझे बात बता दें, आपको लगता है हमारे लोग निकलेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जब किसी जो हक की बात होती है उसे हमारे लोग बड़े कम निकलते हैं सड़कों पर। क्यों हमारे लोगों को वो एहतजाज का टूल इस्तेमाल करना नहीं आता? और अगर हम एहतजाज करते भी हैं तो आपने देखा है कि वो पुरअमन रहता नहीं। जो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं वो आ जाते हैं भेस बदल के, जो जिनके मजमूम मज़ाइम होते हैं, फिर वो आके फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हाई टाइम के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब हमने अपना हक कैसे लेना है, उसको एड्रेस कैसे करना है मसले को? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। असल में मसला देखें लोगों का तो है, लेकिन लोगों के साथ साथ हमारे रहनुमाओं का भी है ना। ज़ाहिर है किसी भी कौम की रहनुमाई जहाँ पर जैसा लूला लंगड़ा अंधा बहरा इंतखाब होता हो और जमहूरियत हो तो पॉलिटिकल लोग ही करते हैं ना। अब पॉलिटिकल लोगों पर एतबार नहीं रहा और एतमाद नहीं रहा, जिसके नतीजे में लोग निकलते भी नहीं हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब पिछली मरतबा बिजली की इंतहाई कीमतें बढ़ गईं और जमात इस्लामी ने इस पूरे मसले को पूरे मुल्क में टेकअप किया, तो कराची में तो हम कर ही रहे थे, पूरे मुल्क ने रिस्पॉन्ड किया, स्ट्राइक भी ज़बरदस्त हुई, एहतजाज भी पुरअमन रहा, एक गमला नहीं टूटा, एक गोली नहीं चली, एक पत्थर नहीं पड़ा और पूरा मुल्क बंद हो गया। ये वो रास्ता है पुरअमन मुज़ाहिमत का जो बिलाखिर नतीजा खेज़ होता है। अभी तो ये इब्तिदा है। ज़ाहिर है कि लोगों का एतबार इन पार्टियों में से किसी पार्टी पर भी नहीं है कि जो दावे करते हैं, इसलिए कि उन पार्टियों में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब नुमाइंदे हैं बोर्जुआ तबके के, एक बड़े तबके के, मराहत याफ्ता तबके के। सिर्फ जमात इस्लामी है जिसके अंदर जमहूरियत भी है, जिसके इलेक्शन भी होते हैं, जिसमें मिडिल क्लास लोगों की बड़ी तादाद है, जिसमें गरीब लोग भी हैं और अपर क्लास के लोग भी हैं, लेकिन ताकत और पैसों की बुनियाद के ऊपर उसमें ओहदे नहीं दिए जाते। तो इसलिए जमात इस्लामी ही बिलाखिर इस पाकिस्तान के अवाम की लीड करेगी और कर रही है, और अल्लाह ने चाहा तो ये रिस्पांस आएगा। लेकिन अवाम का एतबार कायम होने में वक्त लगता है और ये बड़ी मेहनत तलब काम होता है। ये मेहनत हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह लोग भी हमारी तरफ आएंगे।
चले, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। महंगाई के मसले को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर हमेशा लोगों के आवाज़ भी बनते हैं, और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो बाकी भी तमाम तरह सियासतदान है वो महंगाई के वाले से बात करते हैं, लेकिन रूट मैप क्या है, क्या किया जाएगा अगर आपकी पार्टी आ जाती है हुकूमत में, तो आपके पास क्या प्लान है कि आप महंगाई को किस तरीके से कम करते हैं। हमने बात तो हमेशा लोगों को करते हुए देखा है कि आएंगे तो उसके बाद फिर नौकरियां भी होंगी लोगों के पास, फिर बैरून मुल्क से लोग अपनी नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान में आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की अब कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि हम यहाँ पे ब्रेन ड्रेन देख रहे हैं, यहाँ से लोग मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे नौकरी नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर है जी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी, और कल से शो की टाइमिंग्स हमारी हैं सुबह 10:03 से लेके 12 बजे तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।